नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयूर चौधरी और मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं निश्चय एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सो एज यू ऑलरेडी नो, यहां पर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे। मतलब हमारे संविधान के ऐतिहासिक परिदृश्य के बारे में, पृष्ठभूमि के बारे में हम यहां पर चर्चा कर रहे थे। आई होप आप सभी ने वो लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो अब हम उसमें ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे एक्ट की ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारी इस सीरीज धुरंधर सीरीज में। तो मेरे धुरंधरों, फटाफट ज्वाइन कर लो इस सीरीज को, क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। अगर आप इससे रिलेटेड एमसीक्यूज लगाना चाहते हो, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज पर जाना चाहते हो, टेस्ट सीरीज चाहते हो, तो अभी डाउनलोड करो निश्चय एकेडमी की एप्लीकेशन को, जिसकी लिंक आपको बायो में मिल जाएगी। और फटाफट से अपनी तैयारी जो है उसे और बूस्ट करो और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले एक क्विक रिविजन के लेवल पर चले जाते हैं। यहां पर देख लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्चुअल में क्या क्या देख लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था। तो हम यहां पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे एक्ट्स की बात करी। ठीक, कौन कौन से एक्ट्स की बात करी है इसे यहां पर ध्यान देंगे। तो जैसा कि आप सभी को याद आ रहा होगा, हमने यहां पर जिन एक्ट्स की बात करी थी उसमें से सबसे पहला एक्ट जो आता है वो क्यों आता है पहले तो ये जान लो। क्योंकि हमारे भारत में असल में एक पुर्तगाली आते हैं ट्रैवल करते हुए नए सी रूट से, और सी रूट से आकर वो हमारे भारत में जब लैंड करते हैं तो वो ट्रेड करना चालू कर देते हैं सी रूट से। धीरे धीरे करके और भी यूरोपीय जो है, फ्रेंच हो जाते हैं, डच हो जाते हैं, ब्रिटिश हो जाते हैं, ये सभी भारत आने लगते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी कंपनी हमारे भारत आती है जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बड़े लेवल पर ट्रेड तो करती है और धीरे धीरे करके जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका भी हिस्सा बन जाती है और हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल कर लेती है। इसी कंट्रोल के कारण यहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो देखा जाता है कि वो बहुत ज्यादा करप्शन करने लगे हैं, वो बहुत बड़े पूंजीपति बनने लगे हैं। इस चीज को देखते हुए जो ब्रिटेन की सरकार थी उसे लगता है कि इन्हें नियंत्रित करने की आवश्यकता है, और इसी नियंत्रण के लिए वो यहाँ पर सबसे पहला एक्ट लेकर आती है जिसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ इंडिया 1773। मतलब 1773 में पहला ऐसा अधिनियम आता है जो क्या करता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का काम करता है। इसके बाद में चीजें आगे और बढ़ती है, इस एक्ट में कुछ खामियां दिखाई देती है तो सरकार चेंज होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले लॉर्ड नॉर्थ की सरकार दिखाई देती है, फिर आप देखेंगे कि 1782 के समय पर एक नए यहाँ पर प्रधानमंत्री एक प्रमुख बन जाते हैं जिनका नाम था विलियम पिट्स। और विलियम पिट्स को लगता है कि रेगुलेटिंग एक्ट में अभी भी कुछ कमियां थी, इन कमियों को दूर करना चाहिए, और इन कमियों को दूर करने के लिए वो ले आते हैं 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर क्या क्या परिवर्तन आया। उसके बाद में फिर क्या होता है, उसके बाद में आप देखेंगे कि 4 चार्टर एक्ट आते हैं। और चार्टर एक्ट कैसे आते हैं, सबसे पहला चार्टर आता है 1793 में, उसके 20 साल बाद 1813, फिर 1833 और 1853। तो 20-20 साल के गैप में 4 चार्टर एक्ट आते हैं बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर। ये एक प्रकार का लाइसेंस जैसा एक्ट हुआ करता था जिसमें एक्चुअल में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस चीज का ट्रेड कितने समय तक कर पाएगा ये अनुमति उसे दी जाती थी। और भी बाकी जो कंपनियां थी यहां पर आना चालू हो जाती है। सबसे पहले जो हम देखते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट हुआ करती थी, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे। अब यहां पर सेंट्रलाइजेशन हो चुका है, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिए गए हैं उनके अधीनस्थ बना दिए गए हैं गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। सो इस तरीके का सेंट्रलाइजेशन दिखाई देता है। धीरे धीरे कर आप देखेंगे बड़ा परिवर्तन होता है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब पूरे भारत पर आधिपत्य जो है वो बना चुकी है ब्रिटिश सरकार। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो चार्टर एक्ट आते हैं ये इतने ज्यादा यहां पर हम कहें कि हार्श रूल होते हैं इसमें कि भारत की जनता, भारत के सोल्जर जो है वो परेशान हो जाते हैं। और इसी कारण से सन 1857 में 1857 में बगावत की पहली गोली चलाते हैं मंगल पांडे, और यहां पर बैरकपुर छावनी से एक आग उठती है और पूरे भारत में विद्रोह की आग फैल जाती है। यहां पर जितने भी ब्रिटिशर्स थे सबका विरोध किया जाता है, पर ब्रिटिशर्स के पास में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा शक्ति और धन होने के कारण वो इसे सप्रेस कर देते हैं। और फिर उसके बाद में 1858 में आप देखेंगे कि एक बड़ा परिवर्तन होता है, जो सत्ता होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर क्राउन के पास चले जाती है। मतलब यहां पर एक बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलने वाला है।
और अब एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस होती है जिसे कहा जाता है वॉइस रॉय। तो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया जो है वो बना दिए जाते हैं। 1858 का एक्ट होता है। उसके बाद में फिर और भी एक्ट आते हैं, जैसे कि बात करें हम तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसे मार्लियामेंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में 1919 का एक्ट आता है, 1935 का और 1947 का। हम बात कर चुके थे 1909 के एक्ट तक की, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे 1919 और 1935 के एक्ट की, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण जो है। यहां पर ध्यान दीजिएगा 1773 का एक्ट आप समझ गए थे। पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो याद रखना 1784 में एक्ट आया था। यहां पर डुअल सिस्टम लाया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है दो अलग इकाइयां बना दी जाती है जो डिफरेंट फंक्शंस को यहां पर डील करती थी। ब्रिटिश पोजीशन के बारे में सबसे पहले बात की जाती है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसकी संख्या में यहां पर परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बात करेंगे चार चार्टर की। 1793 में पहला चार्टर, 1813 में दूसरा, तीसरा आता है 33 में और चौथा आता है 53 में। और इसके बाद हो जाती है एक बहुत बड़ी क्रांति। उस क्रांति के बाद में यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो है वो भारत में आता है और यहाँ पर सत्ता जो है वो हस्तांतरित हो जाती है। कंपनी का रूल जो है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है भारत में और यहाँ पर क्राउन का शासन आ चुका है। यहीं पर आप देखेंगे कि नई पोस्ट इंट्रोड्यूस होती है जिसे वॉइस रॉय कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग पहले वॉइस रॉय बनते हैं भारत के। एक और नई पोस्ट इंट्रोड्यूस की जाती है जिसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इनकी सहायता करने के लिए यहाँ पर एक काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाता है जिसमें इनिशियली 15 सदस्य आपको दिखाई देने वाले हैं, जो असल में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करते थे, एडवाइस करने का काम करते थे। तो ऐसा कुछ बड़ा परिवर्तन जो है 1858 में देखने को मिलता है 57 की क्रांति के बाद में। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1909 में, जिसे मॉर्लियामेंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। एक बड़ा रिफॉर्म यहाँ पर होता है। यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जैसी चीजें ले आते हैं। भारत में जो हिंदू और मुस्लिम जनता थी उनके बीच में फूट डालने के लिए यहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे ये दोनों अलग अलग हो जाएं। और ऐसा होता भी है, हमारे मन में यहाँ पर ऐसी भावनाएं पैदा कर दी जाती है, क्योंकि इस एक्ट में एक्चुअल में जो रूल रखा गया था कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का वो ये था कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, कोई भी हिंदू जो है वो मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं करेगा। इस प्रकार से पूरी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है वो यहाँ पर स्थापित कर दिया जाता है। साथ ही साथ में जिस काउंसिल की हम बात कर रहे थे उसका यहाँ पर एक्सपांशन होता है, उसे और ज्यादा बढ़ाया जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई भारतीय सदस्य जुड़ता है जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो यहाँ पर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी जो हैं वो एज अ लॉ मेंबर एक विधि सदस्य के रूप में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जुड़ जाते हैं और यहाँ से वो फिर क्या करते हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिनियम की, जो होने वाला है 1919 का अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके हर एक बिंदु को बहुत अच्छे से प्रेम से यहाँ पर समझना है। तो देखो भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, ये चीज ध्यान रखोगे। यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, तो यहाँ पर जो है डायरकी आने वाली है, बाइकैमरलिज्म आने वाला है, एक्सपांशन होने वाला कम्युनल इलेक्टोरल का, और साथ ही साथ में यहाँ पर पीएससी जैसी जो चीजें हैं वो आ जाएगी और बजट जो है उसे भी सेपरेट किया जाएगा। कम्युनल इलेक्टोरेट जो था वो और ज्यादा एक्सपांड होने वाला है। ठीक, कैसे होगी ये सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले यहां पर समझो, दिस एक्ट एम्ड एट ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब भारत में एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए इस एक्ट को असल में लाया गया, ऐसा कहा जाता है। कैसे बनाई जाएगी उत्तरदायी सरकार, तो इस चीज को समझिएगा। क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है कि डायरकी आ जाती है। मतलब क्या, द्वैध शासन आ जाता है। कैसे याद रखोगे, यहाँ पर 2 नंबर रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना इस एक्ट में, एक है क्या 19 और फिर से क्या लिखा 19। तो हमेशा याद रखना कि द्वैध शासन डायरकी जो है वो 1919 में आती है। क्वेश्चन बनता है, लोग कंफ्यूज होते हैं 1909 लगा के आ जाते हैं, ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे हम। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखेंगे 1919 में द्वैध शासन जो है भारत में आ जाता है।
द्वैध शासन था क्या, ये समझते हैं। तो देखो, डिवीजन ऑफ प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू टू पार्ट्स, मतलब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ करते थे, ठीक है, यहां पर हमें पता है कि बहुत सारे प्रोविंस हुआ करते थे, तो ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें दो भागों में विभाजित कर दिया गया। एक का नाम रखा गया ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, तो दूसरे का रखा गया रिजर्व्ड। मतलब क्या, जो प्रांतीय विषय थे उन्हें दो भागों में बांटा गया, एक है स्थानांतरित और दूसरे हैं आरक्षित। समझ में आ रहा है? तो डायरकी क्या है, दो हिस्सों में शक्ति को बांटा गया, ठीक, एक है ट्रांसफर सब्जेक्ट, दूसरे हैं रिजर्व सब्जेक्ट। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या होते हैं, स्थानांतरित विषय क्या होते हैं, समझो। सबसे पहले इस पर गौर करना, स्थानांतरित विषय का मतलब है एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर विथ मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब एक्चुअल में ऐसी चीजें, ठीक, जिन पर क्या करने वाले हैं, जिन पर जो गवर्नर है वो निर्णय लेने वाले हैं, ठीक, और किनकी सहायता से निर्णय लेंगे, ये उन मंत्रियों की सहायता से निर्णय लेंगे जो असल में क्या है, रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के प्रति। ये चीज याद रखोगे कि ये लोग कौन है, जो असल में लेजिस्लेचर के प्रति क्या होने वाले हैं, यहां पर आपको उत्तरदायी दिखाई देने वाले हैं। मतलब जो विधायी परिषद है उसके प्रति क्या होंगे, ये यहां पर आपको उत्तरदायी दिखाई देंगे। समझ पा रहे हो इस चीज को, ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे हो रही है यहां पर। अब ये जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है इसमें क्या चीजें आती होगी ऐसी, तो ध्यान रखना, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करें एजुकेशन से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि इनमें क्या चीजें आ रही होगी। जैसे कि हम बात करें, एडुकेशन जो है एक सब्जेक्ट है, ठीक है, एजुकेशन एक चीज है जिस पर क्या करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए। कुछ पब्लिक इंपॉर्टेंस के टॉपिक हो सकते हैं, एक्साइज और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसी चीजें बन सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें जो है इस ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर आती थी, ठीक। अब उसके बाद में हम बात करें तो फिर रिजर्व सब्जेक्ट क्या होते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट का मतलब ये है आरक्षित विषयों का कि ये एडमिनिस्टर करे जाते हैं गवर्नर के द्वारा एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इसके लिए इन्हें किसी को जवाब नहीं देना है। तो मतलब ये समझ लो कि रूल रेगुलेशन लॉ है ना, लॉ हो गए, रूल रेगुलेशन हो गए, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें होगी वो रिजर्व सब्जेक्ट में रखी गई है, ठीक। तो मतलब क्या, जो कोर चीजें होती है ना, कहीं पर भी शासन करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें रिजर्व सब्जेक्ट में आती थी, जिसमें गवर्नर और साथ ही साथ में उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो निर्णय लेती थी। पर जितनी भी चीजें पब्लिक इंपॉर्टेंस की होती थी, लाइक एजुकेशन, हेल्थ, पब्लिक वेलफेयर, ये सारी चीजें ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में आती थी, जिसके लिए गवर्नर एडमिनिस्टर तो करते थे, पर उनकी जो सलाहकारी परिषद यहां पर दिखाई देती है, जो मिनिस्टर दिखाई देते हैं, वो असल में विधायी परिषद के लिए उत्तरदायी भी रहेंगे, मतलब उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें जवाब नहीं देना है रिजर्व्ड में, पर जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है उसमें जवाब देना है। ये चीज समझ में आ गई, इसी चीज को डायआर्की कहा गया, मतलब क्या, द्वैध शासन कहा गया। क्लियर हो गया? तो शासन को दो भागों में बांट दिया गया। अब क्या होता है, एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, बायकैमरलिज्म सबसे पहली बार हमारे भारत में इसी एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया। बायकैमरलिज्म मतलब क्या, मतलब होता है द्विसदनीय व्यवस्था, जिस व्यवस्था को आप आज भी हमारे भारत में देखते हो। इसलिए ही तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना जरूरी है, क्योंकि असल में जो ये 1919 1935 का एक्ट, 1773 का एक्ट, इसमें जितने प्रावधान थे वो कहीं ना कहीं आज भी हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा है। तो यहां से क्या होता है, द्विसदनीय व्यवस्था मतलब बायकैमरलिज्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब बायकैमरलिज्म का मतलब क्या और कहां पर इंट्रोड्यूस किया गया, तो ध्यान रखना 1919 में केंद्र में, मतलब क्या, सेंटर में ये क्या किया गया, लागू किया गया। अब इसमें क्या हुआ, सो रिप्लेस्ड द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी तक एक ही बॉडी हुआ करती थी जो कानून बनाने का काम कर रही थी और उसका एग्जीक्यूशन भी, दैट इज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर? अब इसे क्या कर दिया गया, बायकैमरल लेजिस्लेचर बना दिया गया, जिसमें दो हाउस रखे गए। एक होता है अपर हाउस, जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, दूसरा होता है लोअर हाउस, जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। समझ पा रहे हो? जैसे आज के समय पे हम लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उसी तरीके से इस समय पर भी दो हाउस बना दिए गए। अब डिसीजन लेने वाली बॉडी, मतलब यहां पर क्या, रूल रेगुलेशन पॉलिसी बनाने वाली जो बॉडी है, कानून बनाने वाली जो बॉडी है, वो क्या हो गई, दो हिस्सों में बट चुकी है।
ठीक है, जैसा परिदृश्य हमें अभी दिखाई देता है। साथ ही साथ में यहाँ पर एक और चीज होती है, एक्सपांशन किया जाता है कम्युनल इलेक्टोरेट का, मतलब सांप्रदायिक निर्वाचन का और ज्यादा एक्सपांशन किया जाता है, उसे और ज्यादा विस्तारित किया जाता है। अभी तक सिर्फ मुस्लिमों के लिए ये चीज रखी गई थी, जो हम जिसकी बात कर रहे थे कि क्या किया गया है, सांप्रदायिक निर्वाचन रखा गया कि एक संप्रदाय का व्यक्ति अपने संप्रदाय के प्रतिनिधि को ही वोट कर सकता है। इस चीज को और बढ़ा दिया गया, और ज्यादा फूट डालने की कोशिश की गई। अब ये सिख के लिए, इंडियन क्रिश्चियन के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए और यूरोपियंस के लिए भी कर दिया गया। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर सभी को आपस में बांटा जा रहा है, इस प्रकार का प्रावधान यहाँ पर लाया गया। अब इसके बाद में क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट चीज जो पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, या फिर हम जिसे पीसीएस के नाम से भी जानते हैं, इसका इंट्रोडक्शन होता है हमारे इंडिया में। और प्रोवाइडेड द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन 1926। ठीक है, तो 1926 में, क्योंकि अगला एक्ट 1935 में आने वाला है, तो 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, एग्जाम कंडक्ट करवाता है सिविल सर्विसेज के लिए। यहाँ पर एक और अहम चीज होती है, वो होती है क्या, सेपरेशन ऑफ बजट, मतलब जो बजट है उसका पृथक्करण किया जाता है। यहाँ पर जो प्रोविंशियल बजट है उसे सेपरेट कर दिया जाता है सेंट्रल बजट से, मतलब अब दो बजट आएंगे। एक प्रोविंसेस जो प्रांत है वो खुद के लिए लाएंगे, और एक बजट हुआ जो सेंट्रल, मतलब जो यूनियन लेवल पर गवर्नमेंट है वो लेकर आएगी पूरे भारत के लिए। समझ गए? सेम व्यवस्था हम आज भी फॉलो करते हैं। पहले प्रोविंस हुआ करते थे, अब वो स्टेट हो गए हैं। स्टेट के लिए एक अलग बजट होता है और सेंट्रल के लिए एक अलग बजट होता है। तो ये व्यवस्थाएं जो है 1919 में ही आ चुकी थी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि कितने बड़े बड़े परिवर्तन हुए। इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम जब सेपरेशन ऑफ बजट हुआ था तो वो कौन सा एक्ट था जिसमें प्रावधान रखा गया, बताना पड़ेगा 1919 का एक्ट था। आपसे पूछ ले कि पीसीएस की शुरुआत कब की गई, तो बताना पड़ेगा 1926 में की गई। ठीक, आपसे पूछ लिया जाए कि द्वैध शासन कब आया, वो भी केंद्र में, तो बताना पड़ेगा कि ये 1919 के एक्ट से आया। आपसे पूछ लिया जाए बाय कैमरलिज्म जो है वो कब आया, तो 1919 के एक्ट से आया। क्लियर हो पा रहा है? समझ पा रहे हो इन चीजों को? अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे इंपॉर्टेंट एक्ट की बात करेंगे, जो क्या होने वाला है, जो होने वाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब 1935 का भारत सरकार अधिनियम। हमारे भारतीय संविधान को जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि ये कार्बन कॉपी है हमारा भारतीय संविधान 1935 के एक्ट का। मतलब एक्चुअल में भारतीय संविधान में और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। क्या क्या सिमिलरिटीज मिलने वाली है, इस चीज को समझेंगे एक एक करके। सबसे पहली चीज की बात करें तो यहां पर एक ख्वाब देखा गया, एक परिकल्पना की गई कि क्या किया जाएगा, ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया जाएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन से मतलब क्या है, तो असल में भारत में आप देखेंगे कि इस समय पर जब हम बात करते हैं किसकी, वर्ष 1935 की, तो बहुत सारी रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, बहुत सारी रियासतें, और साथ ही साथ में यहाँ पर बहुत सारी प्रोविंसेस भी हुआ करते थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि ऑल इंडिया फेडरेशन किसको मिलाकर बनाया जा रहा होगा, तो ध्यान रखना इस समय पर 11 प्रोविंस दिखाई देते हैं, मतलब प्रांत दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये मान लो आप लगभग लगभग 540 से 560 जो है वो प्रिंसली स्टेट दिखाई देती है। ठीक है, तो ऐसा एक भारत का फेडरेशन बनाने की परिकल्पना यहां पर की गई, जिसमें इन सभी को एक साथ जोड़ दिया जाए। ठीक, पर ये सिर्फ परिकल्पना ही रही, इसे कभी भी पूर्ण नहीं कर पाए ब्रिटिशर। साथ में क्या होता है यहाँ पर, अभी जो आप शेड्यूल 7 की बात करते हैं, क्या शेड्यूल 7 आप सभी को याद है? उम्मीद है आप सभी को पता होगा, है ना, कि शेड्यूल 7 जो है वो होता क्या है। ठीक, उसमें जिस प्रकार से सब्जेक्ट्स को बांटा गया है अलग अलग लिस्ट में, जैसे अभी हम देखते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, वैसे ही इस समय पर भी क्या किया गया था, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया गया था जिससे बेटर गवर्नेंस किया जा सके। तो ये सेम चीज जो है हमने अपने इसमें अडॉप्ट कर ली। अब इसके बाद में बात करें तो बाय कैमरलिज्म जो है वो प्रोविंसेस में भी आ गया। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर अभी 11 प्रोविंस दिखाई दे रहे हैं, तो 11 में से 6 में ये चीज इंट्रोड्यूस की गई 1935 में। जैसे कि हम बात करें, अभी भी हमारे भारत के कुछ राज्य हैं
जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था दिखाई देती है। एक क्या हो जाती है, एक तो हो जाती है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरी हो जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब दो बॉडी जैसे केंद्र में होती है वैसे कुछ राज्यों में भी है। सेम चीज इस समय पर भी हुई कि कुछ प्रोविंसेस में इस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वो थे टोटल 6 प्रोविंस। क्लियर, आगे बढ़े। अब यहां पर आप देखेंगे कि फर्दर इलेक्टोरेट जो है उसे और एक्सटेंड किया गया, मतलब अब यहाँ पर और भी राइट्स दे दिए गए थे। लेबर वोट कर सकते हैं, कुछ चुनिंदा वुमेन वोट कर सकती है, ऐसी चीजें यहाँ पर की गई, इलेक्टोरेट को और ज्यादा बढ़ाया गया। फिर आप देखेंगे कि नए एक इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1935 के एक्ट के तहत ही क्या किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी जाती है, जो आज भी हमारे भारत में दिखाई देता है। क्लियर। फिर बात करें क्या, तो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भी यहाँ पर एग्जिस्टेंस में आ जाता है। तो अब धीरे धीरे करके एक एक करके इन सारे प्रावधानों को समझो। सबसे पहली चीज की बात करी मैंने, एक परिकल्पना की जो है क्या, ऑल इंडिया फेडरेशन। ठीक, इसका मतलब समझ रहे कि एनविजन्ड अ फेडरेशन ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो ये जो प्रोविंसेस है कितने दिखाई दे रहे हैं, इनकी संख्या 11 दिख रही है, तो इनकी संख्या जो है लगभग 540 प्लस दिखाई दे रही है। ठीक, नेवर केम इनटू एग्जिस्टेंस, मतलब प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मिलाकर एक संघ की कल्पना की गई जो कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। इस चीज को ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया फेडरेशन का विजन कब रखा गया, तो वो रखा गया 1935 के एक्ट में। क्लियर। दूसरी चीज की बात करें डिवीजन ऑफ पावर की, तो डिवीजन ऑफ पावर जो है 3 सूचियों में शक्ति को क्या किया गया, विभाजित किया गया। कौन सी 3 सूचियां, पहली सूची थी फेडरल लिस्ट। ठीक, मतलब क्या, संघीय सूची, जैसे कि अभी संघ सूची यूनियन लिस्ट दिखाई देती है। दूसरी थी प्रोविंशियल लिस्ट, डेट इज प्रांतीय सूची, जैसे कि अभी राज्य सूची दिखाई देती है। फिर थी एक और कंकरेंट लिस्ट, दैट इज समवर्ती सूची, जैसे कि अभी भी समवर्ती सूची दिखाई देती है। तो ऐसी 3 लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। इस पर सिर्फ और सिर्फ फेडरल लिस्ट पर, मतलब जो संघीय सूची है उस पर सिर्फ और सिर्फ संघ क्या कर सकता है, यहाँ पर निर्णय ले सकता है, जिसमें 59 आइटम रखे गए। ये चीज ध्यान रखना, इसके अंदर 59 सब्जेक्ट दिखाई देंगे, वैसे ही प्रोविंशियल लिस्ट में 54 और कंकरेंट लिस्ट में 36। समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट का अर्थ क्या होता है, एक ऐसी सूची जिसमें असल में जो संघ है और जो प्रांत है वो दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, रूल रेगुलेशन बना सकते हैं। जैसे कि हम अभी बात करें तो हमारे यहाँ पर अभी यूनियन दिखाई देता है, स्टेट दिखाई देता है और वैसे ही कनकरेंट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये इनके जो सब्जेक्ट होते हैं, ठीक, वो कनकरेंट में एक्चुअल में यूनियन और स्टेट दोनों उस पर रूल बना सकती है। उसी तरीके से ये दोनों बॉडी भी क्या कर सकती थी, इस सब्जेक्ट पर, ये जो सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है इन पर रूल बना सकती थी। ठीक है, और जो रेसिडरी पावर है, मतलब जिन चीजों की बात नहीं कर पाए, रह गई, वो सारी की सारी चीजें कहाँ होती थी, वॉइस रॉय के पास दे दी गई वो शक्तियां, कि जिन भी चीजों को हमने यहाँ पर मेंशन नहीं करा लिस्ट में, जिन भी सब्जेक्ट को, अगर उन पर निर्णय लेने की, उन पर रूल रेगुलेशन बनाने की बारी आती है, तो जो वॉइस रॉय ऑफ इंडिया है वो उस पर रूल रेगुलेशन बनाएंगे। इससे पहले तक ये जो शक्ति थी ये केंद्र के पास में हुआ करती थी, पर अब ये वॉइस रॉय को दे दी गई। वॉइस रॉय की पोजीशन को बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिया गया। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज की बात करते हैं, यहां पर समझिएगा। अब क्या हो गया, अब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आ गई, मतलब क्या, प्रांतीय स्वायत्ता आ गई। एबॉलिश्ड डायरकी इन प्रोविंसेस, हमारे जो प्रोविंसेस थे उनमें डायरकी को खत्म कर दिया गया। डायरकी हमने देखा था कि 2 अलग अलग बॉडी यहाँ पर डिवाइड कर दी गई थी अलग अलग चीजों के लिए, और यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लागू कर दिया गया। मतलब जो प्रोविंसेस हैं, जो प्रांत है, वो अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं, अपने अनुसार चीजों को लेकर निर्णय ले सकते हैं। ठीक, तो ऐसी एक कार्य प्रणाली जो है यहाँ पर लागू कर दी गई। ठीक, तो अब जो ये डायरकी है ये उठकर कहाँ चली गई, ये चली गई केंद्र में। मतलब क्या, केंद्र जो है वहां पर द्वैध शासन लागू कर दिया गया प्रांतों से हटाकर। तो प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायरकी एट द फेडरल लेवल, मतलब संघीय स्तर पर द्वैध शासन लागू कर दिया गया। आगे बढ़े, और क्या होता है, तो बाय कैमरलिज्म इन प्रोविंसेस, मतलब जो हमारे प्रोविंसेस हैं जिनकी मैंने बात करी कि 6 प्रोविंस में, 11 में से 6 प्रोविंस में क्या किया गया, डायरकी, यहाँ पर सॉरी, बाय कैमरलिज्म जो है
वो लागू कर दिया गया। मतलब यहाँ पर जैसे कि बात करें बंगाल में, बॉम्बे में, मद्रास, बिहार, असम और यूनाइटेड प्रोविंस में, इनके नाम याद रख लेना, बंगाल, बिहार, असम, बॉम्बे, मद्रास और यूनाइटेड प्रोविंस, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविंस हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे। यहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पर असल में द्विसदनीय व्यवस्था ले आई। क्लियर हो गया है। फिर आगे क्या होता है, और एक्सटेंशन होता है इलेक्टोरेट का, मतलब निर्वाचन मंडल को और ज्यादा विस्तारित किया जाता है। और अब ये वोट देने की जो शक्ति है वो डिप्रेस्ड क्लास तक भी पहुंच चुकी है, जैसा कि अभी भी हमारे भारत में है, महिलाओं तक और साथ ही साथ में जो लेबर है उन तक भी, मतलब श्रमिकों तक, महिलाओं तक और साथ ही साथ में अनुसूचित जातियों को वोट देने की शक्ति दे दी गई। सभी के पास अभी भी नहीं थी ये शक्ति, पर फिर भी कुछ विशेष लोगों के पास ये शक्ति जो थी वो आ चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया जाता है, भारत में एक नए इंस्टीट्यूशन की स्थापना होती है जिसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना मानी जाती है 1935 में। ठीक है। टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट, मतलब मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट, एक बहुत बड़ा बैंक बनाया गया जिसका नाम रखा गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है हमने वैसा का वैसा ही क्या किया, हमारे आजाद भारत में भी अडॉप्ट कर दिया। फिर बात करें फेडरल कोर्ट की, तो फेडरल कोर्ट का निर्माण किया गया 1937 में, जो बनाया गया कहां पर, दिल्ली में इसकी स्थापना करी गई। साथ ही साथ में प्रोविंशियल पीएससी जो है वो भी इंट्रोड्यूस कर दी गई। प्रांतीय लोक सेवा आयोग जो है उसका भी गठन कर दिया गया। तो अब प्रांतों में भी एग्जाम होने चालू हो गए और यहाँ से भी क्या, जो सिविल सर्वेंट है वो अपॉइंट किए जाएंगे, कैडर जो है वो बांट दिए गए। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि 1935 के एक्ट में और 1919 के एक्ट में कितने बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। पर इन चीजों को और क्लियर करने के लिए हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हें कंपेयर करने वाले हैं, जिससे आपका विजन और क्लियर हो जाए, और ये टेबल आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पर मदद करने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, एक साइड यहां पर मेंशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 और दूसरी जगह 1935 का एक्ट। फीचर्स की बात करें तो यहां फीचर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज, फोकस किस पर किया गया, मुख्य ध्यान कहां दिया गया, 1919 में मुख्य ध्यान दिया गया प्रोविंसेस में डायरकी होनी चाहिए। ठीक, मतलब जो प्रांत है वहां पर क्या होना चाहिए, द्वैध शासन होना चाहिए। अब यहां पर परिवर्तन क्या आता है, 1935 के एक्ट में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी गई, मतलब प्रांतीय स्वायत्ता यहां पर दे दी गई। तो यहां से द्वैध शासन हटाकर क्या करा, 1935 में बदलाव करा गया और स्वायत्ता दे दी गई प्रांतों को। फिर लेजिस्लेचर, विधायिका में क्या परिवर्तन आया, तो बायकैमरलिज्म एट सेंटर यहां पर दिखाई देता है 1919 के एक्ट में। तो यहीं पर आपको दिखाई देगा कि बायकैमरलिज्म जो है अब एक्चुअल में सेंटर में भी है और साथ ही साथ में प्रोविंसेस में भी ले आए। कितने में, तो यहाँ पर 11 में से 6 प्रोविंस में, है ना, 11 आउट ऑफ 6 जो है वहां क्या कर दिया गया, हम बायकैमरलिज्म लेकर आ गए। ठीक, आगे बढ़े, इलेक्टोरेट की बात करें तो यहाँ पर सिख, क्रिश्चियन, यूरोपियन, इन सभी को दे दिया गया था ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट है। और अब इसे और ज्यादा वाइड किया गया, SC ST, वुमन और लेबर्स को भी वोट देने का राइट दे दिया गया। क्लियर। आगे बढ़े, बजट की बात करें तो यहाँ पर बजट जो है सेपरेट कर दिया गया था सेंट्रल और प्रोविंस का। यहाँ पर रीइंफोर्स्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को और मजबूत किया गया। रेसिडरी पावर की बात करें तो पहले जो है केंद्र के पास हुआ करती थी, अब हस्तांतरित कर दी गई वॉइसरॉय के पास और वॉइसरॉय को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया। बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950, मतलब हमारे भारतीय संविधान के लिए ये कितने ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुए हैं, तो 1919 का जो एक्ट है वो थोड़ा मिनिमल दिखाई देता है, मतलब न्यूनतम दिखाई देता है, पर मेजर इंपैक्ट दिखाई देता है किसका, 1935 के एक्ट का। इवन इसे ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ये था असल में जो मेजर परिवर्तन हुए और ये दोनों एक्ट के जो मेजर प्रावधान थे जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, वो सभी मैंने आपके सामने रख दिए। उम्मीद है ये आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बात करेंगे एक और एक्ट की, जो हमारा अब आखिरी एक्ट होने वाला है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। मतलब क्या, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक, क्या कहता था ये एक्ट, क्या किया गया इसमें, इस चीज को समझना।
तो यहाँ से ब्रिटिश सत्ता का अंत माना जाता है, मतलब ब्रिटिश शासन जो है यहाँ से पूरी तरह समाप्त होता है भारत से। डिक्लेयर्ड इंडिया एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट फ्रॉम 15th of August 1947। सो लॉर्ड लुई माउंटबेटन जो है उन्हें गवर्नर जनरल वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बनाया जाता है। और उसके बाद में फिर डिकी बर्ड प्लान और टू नेशन थ्योरी एंड ऑल बहुत सारी चीजें होती है, जिन्ना होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सबके बीच में विचार विमर्श, चर्चाएं, और फाइनली एक डेट डिसाइड होती है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। और ये डेट जो थी ये हमारी आजादी की डेट बनती है, और फाइनली भारत जो है वो आजाद होता है इस एक्ट के तहत। अब इससे होता क्या है, यहाँ पर होता है पार्टीशन, दो भागों में बट जाता है पूरा भारत। सो प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन वाला क्षेत्र होगा वो पाकिस्तान होने वाला है, और जो दूसरी बाकी सब लोग होंगे वो भारत में रहने वाले हैं। ऐसा निर्णय किया जाता है, लोगों की विवेक अधीन शक्ति उन्हें दे दी जाती है कि आप जहां चाहें वहां जाकर रह सकते हैं। रियासतों को ये बोल दिया जाता है कि आप जिससे चाहें उससे जाकर विलय कर सकते हैं, या फिर आप खुद भी स्वतंत्र रह सकते हैं। फिर उसके बाद में आपने ये सारी चीजें हिस्ट्री में पढ़ी होगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बहुत मेहनत करी, बहुत सारे बड़े बड़े निर्णय लिए, और हमारे भारत का जो आज का स्वरूप है वो कहीं ना कहीं उनकी देन ही दिखाई देता है। तो ये टू नेशन थ्योरी, ये पार्टीशन वाली सारी चीजें होती है। उसके बाद में हमारा जो भारत है वो एक संप्रभु इकाई निकाय के रूप में दिखाई देता है, मतलब एक सोवरेन बॉडी दिखाई देता है। एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वॉइस रॉय। अब वॉइस रॉय जो पोजीशन बनाई गई थी 1858 में, उसे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ध्यान रखना 1858 से लेकर 1947 तक जो है ये पद दिखाई देता है जिसे वॉइस रॉय के नाम से जाना जाता है। पर जो पद पहले इस्तेमाल किया जाता था गवर्नर जनरल का, वो वापस लाते हैं। ठीक है। सो एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पर फाइनली एक डिसीजन लिया जाता है कि भारत का संविधान जो है वो भारतीय निर्मित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर और भी चीजें होती है, क्रिप्स इंडिया मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है, वो यहाँ पर निर्णय लेता है, अपनी रिपोर्ट में बताता है कि भारत का संविधान भारतीय बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, कब कौन आता है, कहानी 1926 से कैसे चालू होती है, क्या थी नेहरू रिपोर्ट, क्या एम एन रॉय का प्रस्ताव था, ये सारी चीजें हम कल देखने वाले हैं कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ। अभी ये समझ लो कि अब भारत का संविधान भारतीय बनाने वाले हैं, ये चीज यहाँ पर हो चुकी है। लैप्स ऑफ स्क्रूटनी यहाँ पर दिखाई देता है, सुजर्निटी दिखाई देता है, संप्रभुता का अंत दिखाई देता है। डिक्लेयर द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट, मतलब भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता की समाप्ति की घोषणा कर दी जाती है, और यहाँ से भारत पूर्णतः क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। ठीक, तो हमारा भारत अब हम आजाद करवा चुके हैं, पर भारत का संविधान कैसे बना ये जानने के लिए आपको कल का लेक्चर देखना होगा। अब यहाँ पर आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नर जनरल, वॉइस रॉय, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ बंगाल, ये सब क्या है सर, तो ये समझने के लिए एक और टेबल मैं आपके पास में ले आया हूं, इसे बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले 1773 से 1833 तक की बात करेंगे, जब पहला परिवर्तन होता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल असल में क्या होता है, इसके पहले अगर मैं बात करूं 1773 के पहले सिर्फ क्या होता था, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। ठीक है, क्या हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करता था। इसे परिवर्तित करके 1773 में क्या किया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया गया, जिसके अधीन गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को रख दिया गया। क्लियर। अब ये जो पद है इस पे सबसे पहले पर्सन कौन होते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद पर, तो नाम याद रखना वॉरेन हास्टिंग होते हैं वो पर्सन। ठीक, और आखिरी पर्सन कौन होते हैं इस पद पर, तो वो होते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर हो गया, ये चीज याद रखोगे। पहले वॉरेन हास्टिंग, अगर आपसे पूछा जाए पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो बताना कौन थे, वो थे वॉरेन हास्टिंग। और आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, तो बताना सर विलियम बेंटिक। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन, तो यहां पर 1833 से 58 तक की बात करेंगे, भारत का नया गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। ठीक, किसको बनाया जाएगा, जो आखिरी क्या रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं, ये भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के गवर्नर जनरल, वो भी कैसे, प्रथम भारत के गवर्नर जनरल। आखिरी कौन रहे, तो आखिरी रहे लॉर्ड कैनिंग। ठीक, क्योंकि 1858 में क्या होने वाला, एक बड़ा बदलाव,
तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो आखिरी क्या रहे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे इस समय। क्लियर हो गया। फिर 1858 से लेकर 1947 तक की कहानी होती है और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया नाम का एक नया पद लाया जाता है। अब एक्चुअल में जैसे ये लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ आए थे, वैसे कैनिंग जो है यहाँ आ जाते हैं और पहले वॉइस रॉय बन जाते हैं। आखिरी वॉइस रॉय कौन होते हैं, तो वो होते हैं लॉर्ड लुई माउंटबेटन। ठीक है, तो लुई माउंटबेटन जो है वो क्या हो जाते हैं, आखिरी वॉइस रॉय होते हैं किसके, ब्रिटिश आधिपत्य में रहने वाले भारत के। पर अब भारत आजाद हो गया 1947 में, तो भारत ने क्या करा, 1947 से 48 तक के लिए फिर से गवर्नर जनरल की पोस्ट जो है वो रिवाइव करी। पर कहाँ के गवर्नर जनरल, तो ध्यान रखना इंडिपेंडेंट इंडिया के, मतलब क्या, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की बात की जाती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं जिनका नाम होता है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक, ये चीज याद रखोगे। तो फिर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और दूसरे क्या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन बनते हैं, तो इनका नाम बहुत अच्छे से याद रख लेना, इनका नाम था सी राजगोपालाचारी। क्लियर। तो इतने नाम आपको याद रखने हैं, ये जो टेबल में दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजों का क्रक्स होने वाला है। जो फोटोज आपको स्लाइड्स में दिख रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी रिवीजन करोगे आसानी से इसके थ्रू कर पाओगे। उम्मीद है आप इस पूरी कहानी को समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ वर्ष 1773 से लेकर 1947 तक बात करते आए हैं। कितने सारे यहाँ पर एक्ट आए, कितने सारे अधिनियम आए, उनमें क्या क्या प्रावधान हुए, बहुत सारे पद देखने को मिले और वहां पर भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। उम्मीद है सारी चीजें आप समझ गए होंगे, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने उस डाउट को बताएंगे, मैं अगले लेक्चर में उस डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं कल की क्लास में, तो कल के लेक्चर में हम एक्चुअल में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे संविधान का निर्माण देखने वाले हैं कि किस तरीके से भारतीय संविधान का निर्माण होता है। तो तैयार हो जाइए, अपनी यहाँ पर पूरी तरीके से पूरे दम लगा दीजिए, क्योंकि सफलता जो है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। बस आपको निरंतर मेहनत करनी है और हमारा थोड़ा सा सहयोग करना है। और उस सहयोग के लिए आपको क्या करना है, क्या गुरु दक्षिणा हमें चाहिए, बस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें इस वीडियो को एज मच एज पॉसिबल। साथ ही साथ में निश्चय एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आप वहां पर टेस्ट जो है वो लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज और फ्री कंटेंट अवेलेबल है, तो उसका फायदा जरूर उठाएं। तो चलिए अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अब कल मिलेंगे वापस से पूरी ऊर्जा के साथ में, चालू करेंगे अपने एक नए टॉपिक को। सो बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ आई एम मयूर चौधरी साइनिंग ऑफ, थैंक यू।